मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 7 में जो समकालीन विश्व में सुरक्षा नाम का पाठ है, इसमें एक वीडियो हम अब से पहले पूर्व में जारी कर चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जो इस पाठ के अंतर्गत आगे आपको बताने जा रहे हैं वो पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है, इस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और यह बाहर के मामलों से निपटने की जब हम तैयारी कैसे करेंगे जब हम अपने अंदर खुद ही सुरक्षित नहीं हैं। इस कारण सुरक्षा की जो परंपरागत जो धारणा है, इस परंपरागत धारणा के अंतर्गत अंदरूनी सुरक्षा से भी रिश्ता ज़रूरी है। और हमने देखा भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपने अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोवेश आश्वस्त थे। और इसी के संदर्भ में स्थिति को जब हम नज़र रखते हैं तो आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकार का सरोकार बनी चली आ रही है थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में के बाद जब ऐसे हालत और संदर्भ हमारे सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई है। और इसी को लेकर के 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए अपने सारे कार्यकलापों को प्रति सचेत और जागरूक रहने के अभाव में असक्षम से नज़र आए, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा में कई अचूक स्थितियां पैदा भी हुई हैं। तो अधिकांश यूरोपीय देश, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर या समुदाय अथवा वर्ग कोई भी खतरा नहीं था। और इसी कारण से देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर ही अंकित किया था, जिनके परिणाम स्वरूप बाहरी खतरे क्या थे। यहाँ फिर से इस संदर्भ में हमें ध्यान देना होगा कि सभी दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीतकाल का जब दौर चल रहा था, उस शीतकाल के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुटों तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाले साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे, जिससे ये दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमला का भय भी था। और इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता भी सता रही थी। ऐसी स्थिति में 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से जूझना भी पड़ा था। और 1940 के दशक के उत्तरार्ध में जो उपनिवेश आज़ाद हुए थे वो सुरक्षा सरोकार यूरोपीय ताकतों के सामने ही थे। और कई नए स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के सामने शीतकालीन गुटों में से एक न एक का सदस्य बन गए। तो इन देशों में जो
शीत युद्ध की चिंता करनी पड़ रही थी कि दूसरे खेमे में जाने से अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता से दुश्मनी ठाननी थी। अब अमेरिका और सोवियत संघ किसी भी के भी साथ देशों से मौलाना अथवा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए उनमें 1/3 राष्ट्र ऐसे रहे जिनके परिणाम स्वरूप वहाँ विभिन्न प्रकार से युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। उनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह औपचारिक औपनिवेशिक ताकतों का उपनिवेशों में खून खराबे का भय था और उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों में भी यूरोपीय उपनिवेशों के शासनकाल पर हमला न बोल दे, ये सबको खतरा था। एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र देश थे उनके सामने भी ये खुली चुनौती थी और खड़ी सुरक्षा और चुनौती से यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। एक तो ये देश को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी और दूसरा इन्हें अंदरूनी सैन्य शक्ति की भी चिंता सता रही थी। तो सीमा पार से जो खतरा था तो खासकर पड़ोसी देशों से और साथ ही भीतर से भी जो खतरे की आशंका थी वो 9 स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों में से कहीं ज़्यादा पड़ोसी देशों से आशंकित थे। तो संसार में जो युद्ध हुए उन युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा और इनमें अधिकांश तीसरी दुनिया में युद्ध हुए। उपनिवेशों में जो खून खराबे का भय सता रहा था उसी से आज़ादी के कुछ उपनिवेश मुल्कों में डर भी था, जिससे यूरोपीय स्थिति में या ये मानिए एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र देश थे उनके सामने जो सुरक्षा की नीति थी, इन्हीं से इन देशों की सीमा पार से जो खतरा था खासकर पड़ोसी देशों से और अपनी उन स्थितियों से जिसमें अधिकांश के लिए यह खतरे को बीच में सीमा रेखा या भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण लेकर के थे, एक अलग राष्ट्र बनने पर तुले हुए थे जिसमें अलगाववादी आंदोलन और पड़ोसी मुल्कों से अलगाववादी आंदोलनों को हवा देना अथवा उनकी सहायता देना, ये ऐसी स्थितियां पनप गई जिससे बीच तनाव की स्थिति बनती थी और विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% जो आंतरिक युद्धों के अंतर्गत गृह युद्ध हुए उनमें सबसे लंबी छलांग है और इस पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष में 9 स्वतंत्र देशों के मामले सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती रहे। अब हमारा अगला जो बिंदु है वह इस बात पर है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है। देखिए, सुरक्षा की जो परंपरा जो धारणा है जब उसको स्वीकार किया जाता है तो हिंसा के इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों में इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा की भी यह परवर्ती विस्तार है और आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे के जनसंहार से बचाने के लिए करना जरूरी है और इसी दृष्टिकोण से किसी भी युद्ध में युद्ध साधनों में या सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु और निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। यह भी एक मानवता होनी चाहिए और सेना को उतना ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी है। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार से हमें सफलता नहीं मिलती है जब जा कर के हमें बल का प्रयोग करना चाहिए और
सुरक्षा की परंपरागत धारणा से मैं संभावना से इनकार भी नहीं करती कि देश के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जैसे निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली, निशस्त्रीकरण की मांग, सभी राज्य चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, लेकिन खास किस्म के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 में जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्फ्रेंशन अर्थात BWC तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये जो संधियाँ हुई, इनसे ये साफ जाहिर होता है कि हथियारों का भी आधार होना चाहिए, हथियार भी उसी प्रकार के होने चाहिए जैसे 1972 की जो जैविक संधि है वो, और 1992 की रासायनिक हथियार वाली संधि है ये। और इसमें प्रतिबंध भी आवश्यक है। 155 से ज़्यादा देशों ने BWC संधि पर और 151 देशों के लगभग CWC संधि पर हस्ताक्षर किए, और इन्हीं सभी दोनों संधियों पर दस्तखत करने वाली सभी महाशक्तियाँ शामिल हैं। लेकिन महाशक्तियाँ अमेरिका तथा सोवियत संघ सामरिक श्रृंगार के स्तर यानी परमाणु हथियारों का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए दोनों स्तर नियंत्रण का सहारा लेती हैं। अर्थात इस पर तो सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अमेरिका तथा सोवियत संघ सामरिक श्रृंगार के जो स्तर है, परमाणु हथियार है, ये इन हथियारों का वो सहारा नहीं छोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उन्हें हासिल करने के लिए इस प्रकार की स्थिति का प्रयोग करना पड़ता है, और उन्हीं के तौर तरीके में, या मैं यूँ कहूँ कि उन्हीं के आधार पर एक प्रकार से मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ के बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका है। मिसाइल संधियों ने, मिसाइल जो संधि की गई है उससे अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रोका गया है, जो प्रक्षेपास्त्र से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि से दोनों देशों की सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों में ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापार उत्पादन को रोक दिया है, और अमेरिका और सोवियत संघ के अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि तथा सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, आर्म रिलेशन संधि शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि और इसके अतिरिक्त प्रोलिफरेशन ट्रेड संधि भी जो 1968 में थी, एक मुख्य संधि रही है जो अस्त्र नियंत्रण संधि से की है, क्योंकि इसमें परमाणविक हथियारों के उपार्जन को रोकने के लिए हथियारों को कानून कायदे के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 में पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनका परीक्षण कर लिया था। अब इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई है। जो देश ने सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें हथियारों के हासिल करने के अधिकार से वंचित किया है। परमाणु अप्रसार संधि में क्या है कि जो परमाणु हथियार जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था, उन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई है, और जिन्होंने 1967 से पहले इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया था उन्हें इन हथियारों को रखने की अनुमति नहीं दी गई है। उनको हथियारों को हासिल करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया है। परमाणु अप्रसार संधि ने ही परमाणु आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य है कि उन्हें हासिल करवाने वाले देशों की संख्या जरूर कम कर दी है। तो सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है, उसके अंतर्गत विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है, और विश्वासिक बहाल की प्रक्रिया के अंतर्गत सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों का
नियमित आदान प्रदान करने का भी फैसला करते हैं। तो दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजना के बारे में बताते हैं। ऐसा करने के लिए अपने प्रतिबंध हैं और इसी के तहत संक्षेप में हम कहें कि विश्वास बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमाद न हो जाएं। इस प्रकार से सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है वो मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भी माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है।